अचानक डोभाल साहब के साथ उनकी बात होने लगी फोन पर। तो 15-20 मिनट तक उनकी बातें हुई। व्यय कृते वर्धते नित्यम, तो वो शायद इस सूक्ति को मानकर, इस फॉर्मूले पर ही ताउम्र चलते रहे, और जो लोग उनसे बात करते थे उन्हें भी वो बताया करते थे। ये एक प्रोएक्टिव, एक बड़े कैनवास पर काम करने वाले व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से छोटा अवतार था, और इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने फील्ड चेंज किया। और जिसको केपीएस गिल साहब, अजीत डोभाल साहब या और भी बहुत लोग जो बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, उन लोगों ने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया। सादर नमस्कार प्रशांत कुमार सिंह जी, और सभी देखने वालों को भी मैं सादर नमस्कार प्रणाम कर रहा हूं। आज एक कहानी सुनाने के लिए हम आए हैं, और इसी के लिए मैंने आमंत्रित किया है प्रशांत कुमार सिंह साहब को भी। हम बात कर रहे हैं श्री राम नरेश प्रसाद सिंह साहब की, जिन्हें बहुत से लोग RNP सिंह साहब कहते थे। ये उनकी तस्वीर है, देखने वाले, जानने वाले पहचान जाएंगे। बहुत बड़े आदमी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में लंबे समय तक उन्होंने सेवा दी। ज़बरदस्त अधिकारी थे, जब तक सेवा में रहे, सर्विस में रहे, IB के लोग उनको मिसाल मानते रहे, उनको एक प्रेरणा मानते रहे। और राष्ट्रवादी अधिकारी, इतने अच्छे अधिकारी थे कि लगातार उनको पुरस्कार भी मिलते रहे। पुलिस सम्मान मिला उनको, इंडियन पुलिस मेडल मिला, राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला, और दूसरे तमाम सम्मान, क्योंकि इस तरह के उन्होंने काम किए। बहुत सी बातों के बारे में सीधे तौर पे मैं बता नहीं सकता, सिंह साहब मेरे साथ हैं। तो सिंह साहब भी क्योंकि सिंह हैं, और RNP सिंह साहब भी सिंह, यानी सिंह का मतलब आप जानते हैं शेर, तो बहुत शेर दिल इंसान थे। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी बातें हैं, और उनकी कहानियां हैं, जो आज भी हम कहेंगे और आगे भी लोग कहते और सुनते रहेंगे। ये मौका है उनको याद करने का। जो लोग उनके साथ थे, साथ में काम किया, उनको करीब से देखा, वो तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग उनको दूर से जानते थे, एक लेखक के तौर पर उनको जानते थे, आज मौका है सिंह साहब, उनके बारे में आप बताएं, और क्या लोगों को उनसे सीखना चाहिए, क्या आज के ऑफिसर्स उनसे सीख सकते हैं, क्या आज की युवा पीढ़ी उनसे सीख सकती है। ऐसे एक महान शख्स जिन्होंने पूरी जिंदगी भारत के लिए लगा दी, भारत माता के लिए लगा दी, उनको आप याद करें। हमारी आज उनके लिए श्रद्धांजलि यही होगी। सिंह साहब जी, एक तो यह है कि 22 तारीख को उनका देहांत हुआ पटना के एक हॉस्पिटल में, 90 वर्ष के लगभग उम्र में, और लंबी जीवन और बड़े स्वस्थ जीवन जिए उन्होंने। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई, जो एक तो बहाना होता है उम्र के हिसाब से, लेकिन हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। एक महान शख्सियत जो चिर निद्रा में सो गए, और उनकी सबसे बड़ी बात मुझे जो याद रहती है, वो अक्सर दोहराते रहते थे। वो जब भी मैं मिलता था, मेरा उनके साथ 38 वर्षों का एसोसिएशन रहा, लगभग 1988 से लेके अभी तक। तो 38 वर्षों तक मैं उनसे निरंतर मिलना जुलना और उनके सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला। बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, और बहुत उनसे सुन के ऐसा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, जितना कम कहें उतना कम है। वो सबसे बड़ी बात क्या बोलते थे, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी बात। कहते थे कि मेरे काम से लोग प्रसन्न हो, मेरे काम से परिवार, समाज और देश को फायदा हो, और यह भी कि मेरे काम को लोग रिकॉग्नाइज करें। तो इन सब चीजों को जो मैंने देखा, उसके बाद जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में अजीत डोभाल साहब, जो आज के डेट में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो डायरेक्टर हुआ करते थे, उसमें सीनियर फेलो के रूप में RNP सिंह साहब ने काम किया, और उन्होंने लगभग 8-10 किताबें लिखी। एक किताब महाराजा रंजीत सिंह पर भी लिखी, बाकी किताबों का तो आपने नाम लिया। और उनकी जो बहुत सी चीजें थी, निश्चित रूप से वो गजब की थी। ISI का आतंक, जो किताब उन्होंने हिंदी में लिखी, पहली किताब उनकी आई थी, और उसमें जितने ISI मतलब खुलकर खेलती थी भारत के इंटरनल ये में, और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा था, उन सब चीजों को काफी रेखांकित किया कि लोग उसे पढ़ें, प्रेरित हों। और इस तरह से उन्होंने जो किया वो अपने आप में एक अद्भुत है।
तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, और जिस मुद्दे पर मैं आपसे खास तौर पर जानना चाहता हूँ, वो जानना चाहें कि ऐसा क्या था उनके जीवन में, ऐसा क्या उन्होंने पाया, देखा, समझा, जिसे उन्होंने समाज के साथ बांटा। इंडिया और पड़ोसियों को लेकर उनकी जो नज़र थी खास, वो क्या बात आप उसमें खास महसूस करते हैं? देखिए, उनकी आपने जो याद दिलाया कि चाहते तो वो भी आराम कर सकते थे। निश्चित रूप से घर से संपन्न थे, उनके परिवार 3 बच्चे हैं, सब लोग वेल सेटल्ड हैं और उनको कोई जीवन में आर्थिक कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं था। और मैं एक चीज और बता दूं, मैं अभी 13 तारीख को मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में उनके साथ था, पूरा दिन। और इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, हालांकि उनको पाइप लगी हुई थी, पाइप से भोज दिया जा रहा था। और एक तरह से समझें कि बहुत मतलब शारीरिक रूप से अच्छे कंडीशन में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनके आवाज में दम था। और मुझे लगता है कि 4-5 घंटा लगातार मुझसे बातें करते रहे। तो ये उनकी जिजीविषा थी, ये उनकी उत्कंठा थी, ये उनकी उत्कट अभिलाषा थी कि लोग बहुत सी चीजें जाने। तो ये जबरदस्त चीज थी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज वो बोलते भी थे और शायद मुझे इंस्पायर करने के लिए बोलते थे। मुझे ये बताइए, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जिन्होंने जिंदगी भर बहुत मेहनत के साथ काम किया, जानकारियां जुटाई, देश की सेवा की, और उसके बाद भारत और पड़ोसियों को लेकर जो उनका एक स्पेशल नजरिया था, जो उनकी किताबों में, जो उनके रिसर्च में सामने आया, उस उसे आप कैसे देखते हैं? अगर आप उसकी समीक्षा करें, चाहे वो बांग्लादेश की बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की बात करते हैं, चाहे वो नेपाल की बात करते हैं, या भारत की जो हिस्ट्री है उस पर वो काम करते हैं, तो उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी, ज्यादातर हमारे पड़ोसी देशों के संदर्भ में ही रही। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब संदर्भों में ज्यादा रही। तो 2 चीज कि हमारे देश के अंदर क्या आंतरिक सुरक्षा को खतरे हैं, और क्या हमारे पड़ोस में बैठी पड़ोसी की एजेंसियां या और किसी की एजेंसियां जो भारत के दुश्मन ताकत हैं या प्रतिस्पर्धी ताकत हैं, वो क्या षड्यंत्र कर रही हैं। तो हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा को किस रूप में खतरा है, इन सब चीजों पर उनकी पैनी नजर थी और इन सब चीजों पर वो काफी लिखते रहते थे। इसके अलावा मैं बता दूं कि एक बार मेरा सौभाग्य है, 2021 की बात हो नहीं 2019 की बात होगी, जब मैं उनके पास बैठा हुआ था, अचानक डोभाल साहब के साथ उनकी बात होने लगी फोन पर। तो 15-20 मिनट तक उनकी बातें हुई। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल तक उनकी बातें जाती थी या किस लेवल तक उनकी पूछ होती थी। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मतलब इस आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों के मायने में कितने वो प्रासंगिक थे। जी जी, प्रासंगिक थे, लेकिन मैं आपसे दोबारा वो सवाल दोहरा रहा हूं कि जो उन्होंने जिस नज़रिए से आईएसआई को देखा, जिस नज़रिए से बांग्लादेश को देखा, जिस नज़रिए से सीमांत गांधी को देखा, जिस नज़रिए से नेपाल को देखा, क्या सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर उसी नज़रिए से देखते हैं, या उसमें कुछ स्पेशल उनकी नज़र आपको नज़र आई जो उनके काम में, किताब में सामने आई? ये बाकी लोगों में, उनमें कोई आपको अंतर दिखा, या वो रूटीन बातें ही कर रहे थे, या रूटीन से कुछ अलग कर रहे थे? उनकी नज़र में एक अलग बात थी जो दूसरे नहीं देख पाते हैं, वो नज़र उनके पास थी। मैं ये सीधे तौर पर समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, आपने कहा कि वो शेर थे, लीक छाड़ी 3 चले शायर सिंह सपूत। तो वो भारत माता के सपूत और शेर दिल दोनों थे। और ऐसा आदमी एक लीक पर चलता रहे, ऐसा संभव नहीं है। रूटीन काम करे, ये भी नहीं मानने की बात हो सकती है। वो प्रोएक्टिव थे, वो अति सक्रिय व्यक्ति थे। वो जो आया उसको निपटा दिया काम, उतना से सेटिस्फाइड नहीं रहते थे, उससे आगे बढ़कर काम करते थे, फ्रंट फुट पर रहकर काम करते थे। और इसीलिए वो अन्य लोगों से बहुत बहुत डिफरेंट थे। तो ये क्वालिटी उनकी थी। और यदि आज के डेट में उनकी, आपने बताया है कि वहां एकेडमी में उनकी सरदार पटेल
पर जो किताब उन्होंने लिखी उसका एक अंश पढ़ाया जाता है वहां। इसके अलावा उनसे ये बहुत सी चीजें सीखने को है कि जो हमारे सामने काम आता है उसको निपटा दिया, तो इसमें हमारी बहादुरी नहीं है। उससे आगे बढ़ के सोचे कि आखिर हम अपने देश को, समाज को और आगे कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का युग है। युग क्या है, ये हमेशा रहा है। प्रतिस्पर्धा हर देशों के बीच में रहती है, प्रतिस्पर्धा स्थानीय स्तर पर भी रहती है। तो उस प्रतिस्पर्धा में यदि हम सामान्य रूटीन काम पर चलते रहे तो फिर हम वो अचीव नहीं कर सकते हैं जो हमें अचीव करना चाहिए। देखिए, जैसे एक चीज तो वो बोलते थे, बताते भी थे कि पाकिस्तान के साथ हमने दोस्ती की राग बहुत अलाप ली। जैसे हमने पीओके में भी ज्यादा आक्रामक रूप नहीं दिखाया, हमने उनको पानी देने में भी ज्यादा आक्रामक रूप नहीं दिखाया। हमने बहुत सारी चीजें, जब भी वार्ता की पेशकश होती थी हम उनके साथ वार्ता के टेबल पर आ जाते थे। तो वो बोलते थे कि हमने काफी समय, 5 दशक 6 दशक तक उनके साथ हमने बहुत मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की। अब हमको उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की जरूरत है। हम अब उनको आक्रामक नजर आए, तब जाकर ये शांति बनेगी। एक तरफा हमारे तरफ से हमेशा मित्रता की पेशकश होती रहे, इससे बात नहीं बनने वाली है। व्यय कृते वर्धते नित्यम, तो वो शायद इस सूक्ति को मानकर, इस फॉर्मूले पर ही ताउम्र चलते रहे, और जो लोग उनसे बात करते थे उन्हें भी वो बताया करते थे। मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने उनको एक ऑफिसर के तौर पर भी देखा, आपने उनको एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी देखा, आपने उनको एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी देखा, आपने उनको एक रिसर्चर के तौर पर देखा, एक राइटर के तौर पर देखा, लोगों को इंस्पायर करने वाले व्यक्ति के तौर पर देखा। आपकी नज़र में जो उनकी ओवरऑल छवि रहेगी उसमें आप किस क्रम पर रखेंगे? मतलब ऑफिसर नंबर 1, राइटर नंबर 2, या क्या आपका अपना जो एक्सपीरियंस है, या फिर एक मोटिवेटर, या फिर एक ऐसे आदमी जिनके लिए हमेशा इंडिया फर्स्ट रहा, वो दिल से हमेशा भारत की तरक्की, भारत के लोगों की खुशहाली, देश में अमन रहे, आबादी रहे, देश आगे बढ़ता रहे, ये सोच रखने वाले व्यक्ति रहे? कैसे आप देखेंगे? क्योंकि अलग अलग रोल थे, हर रोल में वो एक्सपर्ट थे, लेकिन आपकी नज़र में जहां आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए हो उनसे। देखिए, एक चीज है कि मतलब मान लिया जाए कि आपको एक जिला का प्रधान बना दिया जाए तो आप कितना सेटिस्फाइड होंगे, और आपको एक स्टेट का प्रधान बना दिया जाए तब कितना सेटिस्फाइड होंगे। तो उनको संदर्भ में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, कुछ वर्षों तक रहे, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, चुनाव भी लड़े, लेकिन वहां सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको यही लगता था कि मुझे जिला स्तर पर डंप कर दिया गया है। ये एक प्रोएक्टिव, एक बड़े कैनवास पर काम करने वाले व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से छोटा अवतार था, और इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने फील्ड चेंज किया, और राइटर के रूप में, और शोधकर्ता के रूप में, और किताबों के माध्यम से, अन्य माध्यम से जो उन्होंने देश को बताने का कोशिश किया कि देश की रणनीति कैसी होनी चाहिए, खास करके आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा के मामलों में, इस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया, और इस संदर्भ में उन्होंने ज्यादा गाइड किया, दिशा दिखाने का कोशिश किया। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति में रहते, विधायक बन सकते थे, एमपी बन सकते थे, भले एक बार चुनाव हारे, अगली बार बन सकते थे, लेकिन वहां उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने फील्ड शिफ्ट किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और मैं इसी रूप में देखता हूं, और मेरा बल्कि उनके प्रति आदर की भावना ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने फील्ड चेंज करके एक अलग भूमिका में अपनी काम को किया, और बहुत प्रोएक्टिव तरीके से किया, और जिसको केपीएस गिल साहब, अजीत डोभाल साहब, या और भी बहुत लोग जो बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, उन लोगों ने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, वही फिर आत्मसंतुष्टि वाली बात है उनके लिए, लेकिन हम लोगों के लिए ये है कि ये एक बहुत प्रेरक प्रसंग है, जो फील्ड चेंज करके और जिस फील्ड में वो गए और जिससे पूरा देश लाभान्वित हुआ, ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है। जी।
जी बिल्कुल सर, बहुत ही अद्भुत चीज है। श्री राम नरेश प्रसाद सिंह, श्री RNP सिंह साहब, आज भले इस दुनिया में सशरीर नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें, उनके किए हुए काम, उनके दिखाए हुए रास्ते हमेशा रहने वाले हैं। उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। भरा पूरा उनका जीवन रहा है। एक दिन जाना तो सबको ही है इस दुनिया से। वो खुशहाल जीवन के साथ बहुत कुछ करते हुए इस दुनिया से विदा हुए हैं। तो हमारी श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताए रास्ते पर आगे चलें, उनसे प्रेरणा लें, और जितना कुछ अच्छा कर सकते हैं हम भी करने का प्रयास करें। सिंह साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने RNP सिंह साहब के बारे में इतना कुछ बताया, आपका बहुत आभार। और सभी देखने वालों का भी आभार। सभी को सादर नमस्कार।